Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss virtualization fundamentals, including server virtualizations, containers, and VRFS. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन होता है क्या है, फिर उसकी डिफरेंट फंडामेंटल्स पे हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर. अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्चुअलाइजेशन. अब वर्चुअलाइजेशन होता है क्या है, पहले तो ये समझ रहे हैं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के बारे में अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको आगे के जो इसके जो सब टॉपिक्स जो समझ में नहीं आएंगे. तो वर्चुअलाइजेशन असल में देखो दो लफ्ज़ों से बन के निकला है. एक है वर्चुअल और उसकी बात है जेशन, यानी कि वर्चुअलाइजेशन. अब वर्चुअल के अगर मीन्स देखे जाएं सिर्फ वर्चुअल के, तो इसके मीनिंग्स क्या होते हैं. हर वो चीज़, हर वो काम जो अनबाउंड्री हो, यानी कि उसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है, वर्चुअली हो, ठीक है, जिसको आप छू ना सकें. तो हर ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वर्चुअल कहलाती हैं. तो अब मेन चीज़ जो है वो क्या है आपकी, वो है कि आप अगर वर्चुअलाइजेशन का, अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ. आपकी VMware यानी कि वर्चुअल मशीन जो होती है, वो भी एक वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल है. अच्छा, ये क्या है भाई, ये जो है हमारी आईटी को अलाउ करती है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या कि भाई अब फॉर एग्जांपल आप इस रिमोटली आप वर्क कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस आपको मिल सकता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है. ठीक है, उसमें डिफरेंट ओएस आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हर वो काम जो यानी कि वर्चुअली हो, वो सब आप कर सकते हैं इसके अंदर. और ये सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट है, यानी कि इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और मैनेजेबल है. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन फोकसिंग ऑन थ्री इसेंशियल्स एस्पेक्ट्स, यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो ये इसकी जो बेस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसमें से सबसे पहली है ये हमारे पास सर्वर वर्चुअलाइजेशन, उसके बाद है कंटेनर्स, ठीक है, और उसके बाद है VRFS, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग. क्लियर हो गई बात यहाँ तक. देखो अभी फिलहाल समझने की कोशिश करो, ये फंडामेंटल है थोड़ी सी. अगर आप इसको समझ भी लोगे ना तो आगे जब आप प्रैक्टिकल की तरफ आओगे, क्योंकि अभी हमारा ना इसके बाद जो मैंने बताया था ना, हमारे इसके अंदर कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है. यानी कि पहला जो है हमारे पास नेटवर्क फंडामेंटल था. अब फिर इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, सारे प्रैक्टिकल्स हैं. तो अब जो मेरा एक पोर्शन है ना वो ख़त्म होने वाला है. इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा फंडामेंटल्स. उसके बाद ऑल टू ऑल सारे प्रैक्टिकल्स होंगे. बस उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा और फिर उसके बाद हर टॉपिक में, हर लेक्चर में मेरा प्रैक्टिकल आएगा इंशाल्लाह. तो अब देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन. सर्वर वर्चुअलाइजेशन के बारे में देखते हैं. देखो सर्वर, सर्वर के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस में जाएं, उसमें मैंने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है सर्वर को. ठीक है, वैसे बता देता हूँ, सर्वर भाई हमें सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो प्रोवाइडर होता है वो सर्वर होता है, और जो रिक्वेस्टर होता है यानी कि रिक्वेस्ट करने वाला होता है वो होता है क्लाइंट. याद रखिएगा. तो यहाँ हम सर्वर की बात कर रहे हैं. तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका काम ही ये सर्विस प्रोवाइड करना है. तो असल में अभी हम बात कर रहे हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन की. अगर मैं इसकी कुछ डेफिनेशन और बेनिफिट्स आपको बताऊं तो इसके अंदर ये क्या करता है, वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है. अगर वर्चुअल मशीन्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ वर्चुअल मशीन होती क्या है. मेरे पास असल में है, मैं यूज़ करता हूँ. VMware वर्क स्टेशन के नाम से एक एप्लीकेशन है. ये असल में हमें वर्चुअल मशीन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है,
तो ये होता है भाई वर्चुअल मशीन। अब देखें इसके अंदर मेरे पास ना डिफरेंट ओएस हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हैं। एक मिनट में यहाँ पे गया, इसकी प्रेफरेंसेस में जाता हूँ। सॉरी, लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा, लाइब्रेरीज में जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये देखो, अब ये देखो, ये माय कंप्यूटर नाम का ना, ये असल में वर्चुअल मशीन है। ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है, क्योंकि मेरे पास जो असल में जो लैपटॉप है इसको बोलते हैं फिजिकल मशीन, लेकिन इस ये जो है ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका देखो, इसके अंदर अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक है मेटास्प्लॉइटेबल, एक है एंड्रॉयड, ठीक है, और एक है काली लिनक्स। काली लिनक्स जिसको बोला जाता है। तो एक काली है, एक एंड्रॉयड है, एक मेटास्प्लॉइट है। तो ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट तरह के, ठीक है। तो ये होती है वर्चुअल मशीन, ठीक है। इसके ये बेनिफिट होता है। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है। अब उस सर्वर के अंदर मैं डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को मैं यूज कर सकता हूँ। असल बताने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि इसमें हमें डिफरेंट, एक फिजिकल मशीन में डिफरेंट मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक ये इसका बेनिफिट है। और हर वर्चुअल मशीन को ऑपरेट अपना इंडिपेंडेंटली होगा, यानी कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है, और काली लिनक्स की है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ। अब ये है काली लिनक्स की एक वर्चुअल मशीन है, एक है एंड्रॉयड की। तो ये सब इंडिपेंडेंट है एक अब खुद पे, यानी कि ये इंडिविजुअली अपना हर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि ये इसके ऊपर डिपेंडेड है या ये इसके ऊपर नहीं, इसका अलग काम है, इसका अलग। तो हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है, इसके भी ये डिफरेंट रिसोर्सेज, हमें इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, ठीक है। हार्डवेयर को की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अब देखो इस हार्डवेयर की कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी ये वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन के बारे में अब मैं थोड़ा सा बताते चलूं किस तरीके से हार्डवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। अब अगर मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा लैपटॉप, ठीक है, मेरा जो अभी लैपटॉप जिससे मैं आपको आप तक अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब मैं अगर एक लैपटॉप में मैं कितने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकता हूँ, जो कि अगर मुझे सही तरीके से यूज करना है, वैसे तो हो सकता है, लेकिन अगर मुझे सही तरीके से इसको यूज करना है, मैं चाहूँ कि मतलब मेरा जो है ना लैपटॉप भी, इसकी स्पीड भी अच्छी हो, इसकी जो अवेलेबिलिटी, एफिशिएंटी और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर रहे, तो उसके लिए मैं एक लैपटॉप में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। अब मुझे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हो, लिनक्स भी मुझे करना हो विंडोज के साथ साथ, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा। अब तो मैं उसके लिए अब मैं क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर एग्जांपल सोचो वर्चुअल मशीन नहीं है, तो मैं क्या, मेरे पास दूसरी चॉइस क्या होगी कि भाई जाओ और एक और लैपटॉप को बाय करो। फिर मुझे अगर एंड्रॉयड को भी करना हो, या फिर चलो या मेटास्प्लॉइट को करना हो, फिर भाई फिर एक और चॉइस क्या होगी मेरे पास, जाओ और एक और लैपटॉप, यानी कि तीन लैपटॉप चाहिए मुझे, कॉस्ट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है कि इसमें हम डिफरेंट ओएस को हम यूज कर सकते हैं, तो ये कॉस्ट को क्या कर रहा है, हमारी रिड्यूस करता है। ये बहुत एक मेन चीज थी ये, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्ट्रीम लेनिंग जो मेंटेनेंस है, ये वो भी प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ हाइपरवाइजर्स, ठीक है। हाइपरवाइजर से क्या मुराद है, ये असल में एक सॉफ्टवेयर होता है या एक कंपोनेंट समझ लो इसको, जो हमारी जितनी भी रिसोर्सेज होती है ना वर्चुअल मशीन्स की, ये इसको मैनेज करता है। अब मैं बताता हूँ इसका क्या सीन है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये जो आपकी फिजिकल मशीन है, लैपटॉप है, इसके अंदर ये वर्चुअल मशीन काम कैसे कर रहा है, यानी कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या सीन है, ये क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो ध्यान में एक सवाल आता है। तो असल में जो इस लैपटॉप और इस वर्चुअल मशीन के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ और उसको हम नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे, ठीक है। तो बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ होगा शेप्स में। शेप्स में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ एक ये बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स हम, एक बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं, इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, डिफरेंस तो मालूम हो, ठीक है। अब समझना चाहिए इसको, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अच्छा, अब मुझे समझाना ये है, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है ना, ये चीज मेरी, ये जो चीज है, इसको क्या करते हैं हम, नाम दे ही देते हैं ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ अपनी फिजिकल मशीन, ठीक है। जो कि मेरा क्या है, लैपटॉप हो गया, इसमें लिख देता हूँ वही पीसी, समझ जाइएगा, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा वीएम, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं भर देता हूँ, ये है मेरी वर्चुअल, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल है। अब बात को समझना, ठीक है। अब ये मेरी और ये मेरी वर्चुअल, एक ये कोई भी एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को, यानी कि इस फिजिकल मशीन के ऊपर एक वर्चुअल मशीन किस तरीके से काम कर रही है, असल में इन दोनों को भी, इन दोनों को जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या रिसोर्सेज समझो या मैनेज जो कर रहा है ना, वो पता है कौन कर रहा है, वो ये कर रहा है भाई, ये है, ये कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनको मैनेज करता है, जो कि मैं एक और शेप बना देता हूं। तो ये क्या करता है, ये इनको मैनेज कर रहा है, ठीक है। बस समझ जाओ आप अब, ठीक है ना। तो ये इनको क्या कर रहा है भाई, इसको ये इन दोनों को मैनेज करता है, बात ये, ठीक है। इसका काम ये है। तो ये यहाँ पे पढ़ लो, ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है बेयर मेटल और एक होती है होस्टेड, ठीक है। अच्छा भाई, टाइप वन जो है वो डायरेक्टली रन होती है आपके हार्डवेयर पे, जो इसकी टाइप वन है, बेयर मेटल की बात कर रहा हूँ, बेयर मेटल की, ठीक है। और टाइप टू है, वो क्या होती है, वो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर यानी कि रन होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो मशीन है ना, हार्डवेयर, हार्डवेयर पर टाइप वन रन हो रही होती है, और जो आपकी हार्डवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके ऊपर टाइप टू आपकी रन होती है, ठीक है। तो ये है भाई, एक वर्चुअल मशीन और फिजिकल मशीन को बीच में क्या करवाती है, ये इनके बीच में एक कनेक्शन बनाती है, इसको मैनेज करती है, ठीक है। अपने कंपोनेंट्स के थ्रू कुछ ऐसी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है कि आपके फिजिकल मशीन पे वर्चुअल मशीन क्या हो जाए भाई, रन हो जाए। तो ये था, यहाँ तक आ गई होगी भाई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है स्नैपशॉट्स एंड क्लोनिंग। अच्छा, क्लोनिंग से एक चीज तो समझ में आ रही होगी, आप मोबाइल्स अगर एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी इससे, कि क्लोनिंग, अब आपके मोबाइल में पहले क्लोनिंग नाम का या अभी भी आता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये आया था बीच में। आप व्हाट्सएप के ऊपर एक और व्हाट्सएप को आप चला यूज कर सकते थे,
फेसबुक के ऊपर एक और फेसबुक आप चला सकते हो। क्लोनिंग क्या करता है, वो उसी का हम शक्ल बना के दे देता है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज उसकी कॉपी। ठीक है भाई। अगर नहीं पता ना, अभी आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड में जाना, उसमें सर्च करना है सेटिंग में जाके क्लोनिंग। वहां जाओगे ना, कुछ एप्स की क्लोनिंग कर सकते हो आप, यानी कि एक व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो दूसरा भी कर सकते हो, एक फेसबुक यूज कर रहे हो दूसरी भी कर सकते हो, एक इंस्टा यूज कर रहे हो दूसरी भी कर सकते हो। यानी कि आप डबल अकाउंट्स भी यूज कर सकते हो क्लोनिंग का। ठीक है। तो ये होता है भाई, इसका मतलब है इसकी कॉपीज। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। स्नैपशॉट्स का तो आपको पता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा आप लोग को। ठीक है, जो कि आपकी अगर देखा जाए मोबाइल्स वगैरह में स्क्रीन शॉट्स के नाम से मशहूर है। ठीक है। असल में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करता है कि भाई वो स्नैपशॉट्स ले ले अपने वीएम की। वो क्या क्या कैप्चर करता है, आपकी जो करंट स्टेटस होता है। ठीक है, आपका जो करंट स्टेट है, जिस स्टेट में आप अभी हो उसको कैप्चर कर रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि मेरी जो भी, अगर मैं जिसका भी वो एडमिन है उसको अच्छी तरीके से उसको उसके ऊपर फोकस रखना, उसको कैप्चर करना, उसकी एक एक हरकत पे नजर रखना। ठीक है, उसका बैकअप हो गया, उसकी टेस्टिंग हो गई। ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करना। तो ये उसका काम होता है फिलहाल। तो क्या करता है भाई, इसको अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को। सर्वर वर्चुअलाइजेशन ही अलाउ करता है कि आप इसको भाई इसके स्नैपशॉट्स ले लो वीएम के, इसको कैप्चर करो अपनी जो करंट स्टेट है। स्नैपशॉट्स कैन यूज फॉर बैकअप, बैकअप के लिए यूज होता है, रोल बैक के लिए यूज होता है, और टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है भाई। वीएम क्लोनिंग इनेबल्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ आइडेंटिकल वीएम कॉपीज। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताई थी, आपके एंड्रॉइड की जो एग्जांपल दी थी मैंने, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस थी उसकी कॉपीज, तो सेम टू सेम इसमें भी यही चीज होती है। ठीक है, वो क्या करता है, आपकी वीएम की कॉपीज को आइडेंटिकल ऑफ आइडेंटिकल क्या करता है, कॉपीज बनाता है, डिप्लॉय करता है, इनेबल करता है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद आ जाता है कंटेनर। अब आप बोलोगे कंटेनर क्या चीज है? अगर कंटेनर के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बताते चलूं। देखो, कंटेनर का भी जो काम होता है ना, वो सेम वही काम होता है जो अभी मैंने वीएम वेयर का बताया था, यानी कि इस वर्चुअल मशीन का जो बताया था, सेम यही काम होता है। ठीक है। तो जब कंटेनर का और इसका सेम काम है तो फिर क्यों जरूरत थी इस कंटेनर को अलग से रखने की, और उसको, इन दोनों में क्या डिफरेंस ऐसा है कि इसको अलग डिफाइन किया जा रहा है, उसको अलग डिफाइन किया जा रहा है? असल में बात पता है क्या है? बात ये है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि देखो, जो आपका जो वीएम चल रहा था ना, वर्चुअल मशीन जो चल रही थी, उसको चलाने वाला, उसको बीच में जो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा था या फिर उसको जो मैनेज कर रहा था, वो था हाइपरवाइजर। ठीक है, ये सुपरवाइजर से निकला ये मुझे लग रहा है। अच्छा, हाइपरवाइजर, उसका भी यही काम होता है ना, बीच का होता है बेचारा, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच का अटका हुआ होता है वो भी। तो अब होता क्या है इसमें, अब देखें इसमें क्या था, इसमें फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच में हाइपरवाइजर आ रहा था, जो कि इसको क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ना कंटेनर में थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है भाई, इसमें ऐसा है कि जो कंटेनर है ना, वो काम तो वही कर रहा है। ठीक है। ठीक है, काम तो वही, तकरीबन काम वही कर रहा है, लेकिन क्या है, इसमें जो बीच में जो बंदा है ना, इनको जो मैनेज करने वाला, अब वो हाइपरवाइजर नहीं है। अब बात समझ में आई मेरी? नहीं। लेकिन एक और चीज बताते चलूं मैं, वीएम वेयर अगर आप इसको यूज करोगे ना, तो वो कुछ मिनट्स लेगा। यानी कि इसको यूज जब करोगे तो कुछ मिनट्स लेता है प्रोसेस में, लेकिन कंटेनर जो है ना, मिली सेकेंड्स में काम करता है। ये मैं इसकी एक फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, कंटेनर का कंटेनराइजेशन का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या है भाई, कंटेनर्स आर लाइट वेट, पोर्टेबल एंड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट दैट पैकेज एप्लीकेशंस एंड देयर डिपेंडेंसीज। ठीक है,
ये क्या कंटेनर, देखो कंटेनर से तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पता पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो कंटेनर से तो बड़ा वास्ता बड़ा होगा, ठीक है। तो कंटेनर क्या करता है, रास्ता रोकता है। नहीं ऐसा नहीं है। कंटेनर क्या करता है, अगर कंटेनर के बारे में पता हो तो कंटेनर क्या करता है, उसके अंदर डिफरेंट जो आपकी जो चीजें होती है मल्टीपल, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वो कंटेनर्स के थ्रू होती है, ठीक है। कंटेनर्स में आपकी सारी प्रोडक्ट्स को रखा जाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, ये काम है कंटेनर का, ठीक है। कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है या कोई ऐसी कोई चीज ये आपको अभी पता लगी हो, सालों से आपको पता होगी ये चीज तो। कंटेनर में आता जाता है सारा प्रोडक्ट, जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है कंटेनर्स के थ्रू होती है, ठीक है। उसको शिप में रख के फिर कंटेनर के थ्रू लेके आया जाता है। लेकिन अब बात पता है क्या है, यहाँ पे बात कंटेनर की तो हो रही है, लेकिन यहाँ उन कंटेनर्स की नहीं हो रही, लेकिन काम तो सेम ही है। काम तो सेम है क्योंकि कंटेनर के अंदर जो है ना डिफरेंट क्या होता है, इसका जो इन्वायरमेंट होता है लाइट वेट पोर्टेबल आइसोलेट और पैकेजेज एप्लीकेशन और डिपेंडेंसीज को अपने अंदर क्या करता है, आइसोलेट करता है वो। अनलाइक वीएमएस कंटेनर शेयर द होस्ट ओएस कर्नल, ठीक है, रिड्यूसिंग ओवरहेड एंड इनेबलिंग फास्टर डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग। ये बताया ना मैंने, फास्टर काम करता है उससे, वीएम से, ठीक है। मैं अभी डिफरेंस बताता हूँ क्या है, अभी समझ लो कि वही काम कर रहा है कंटेनर भी, ठीक है, लेकिन डिफरेंस बताऊंगा अभी मैं, नीचे है। इसके बेनिफिट क्या है, कंटेनर ऑफर ग्रेट इफिशियंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी allowing application to run consistently across different environments. There facilitates seamless collaboration between developers and operation teams, leading of faster deployment and deployment cycles। ठीक है भाई, ये इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, देख लेना, पढ़ लेना इसको। अच्छा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। कंटेनर orchestration tools such as Kubernetes, Docker Swarm, ये याद रखना भाई, ठीक है। डोकर, कुबर, स्वाम ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट स्केलिंग द मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रलाइज। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, देखो वहां जो है ना, वहां कौन उसको कर रहा था, जब वीएम और फिजिकल मशीन के बीच में कौन उनको मैनेज कर रहा था, उनका जो हाइपरवाइजर था, ठीक है, वो कर रहा था मैनेज, ऐसी है। लेकिन यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जैसे डॉकर हो गया, ठीक है, कुबरनेट्स हो गया, ये करती है। ये क्या करती है, ये उसको फिजिकल और जो इसकी जो कंटेनर होता है इन दो के बीच में जो इनको मैनेज करता है वो कौन करता है, ये एप्लीकेशंस कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा भाई, ये टूल्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं हाई अवेलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस। अब ये है फर्क भाई, एक वीएम में और एक कंटेनर में। ये वीएम की एक तो छोटी सी एक मैंने पिक्चर यहाँ लगाई है और यहाँ पे कंटेनर की है, ठीक है, कंटेनर्स की लगा दी। ये है बस, अभी बस देखो आंखों से, कोई मसला नहीं है। अभी नीचे करते हैं, अभी नीचे चलते हैं ना, इसमें और मैंने डिटेल दी हुई है। अब ये है कंटेनर और ये है वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन में अभी अभी मैंने देखा, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी, मेरे पास विंडोज है, बीच में आ जाता है हाइपरवाइजर, ठीक है। यानी कि हाइपरवाइजर क्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को, जो मेरा फिजिकल मशीन है, इस वीएमवेयर से, ये वीएमवेयर का काम है। वीएमवेयर के देखो 3 लेयर्स पे डिपेंड करती है ये, इसके अंदर हम डिफरेंट एप्लीकेशन वीएमवेयर के अंदर, जैसे मैंने अभी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए थे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज और बिन्स होती हैं, उसके अंदर गेस्ट ओएस होता है, ठीक है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये है, ये चीज मैंने आपको अभी भी समझाई थी वर्चुअल वर्चुअल मशीन की, ठीक है। इनको मैनेज कौन कर रहा है, हाइपरवाइजर कर रहा है, ठीक है भाई। अब ये आ जाओ कंटेनर्स पे। कंटेनर्स में क्या है, एक चीज नहीं है, देखो एक लेयर नहीं है गेस्ट ओएस की। क्यों, क्योंकि जो गेस्ट ओएस वाला जो काम है ना, वो ये जो डोकर है ना, जो इनको मैनेज कर रहा है, यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिजिकल मशीन को और इस कंटेनर को, ठीक है, इनको जो मैनेज कर रहा है ना, वो ये कर रहा है डोकर इंजन। इस डोकर इंजन में
गेस्ट ओएस भी इंक्लूड है, यानी कि इस गेस्ट ओएस प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये डॉकर इंजन कर रहा है यहाँ पे इसमें कंटेनर में, जब भी ये थोड़ी फास्ट है। अब आई बात समझ में, कभी यूज करना कंटेनर्स को, ठीक है। कंटेनर्स में किसको किस तरीके से इसको यूज करोगे, इसको यूज करने के लिए आपको डॉकर इंजन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास हुई हुई भी है यहाँ पे, ये डाउनलोड्स में होगी, किया तो था मैंने, फिलहाल पता नहीं कहाँ चली गई। फिलहाल देखते हैं। तो अब क्या है भाई इसमें, यहाँ पे होगा, अभी मैंने डाउनलोड किया था ये देख रहे हो, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर। यहाँ ये चीज़ आपको ना, ये कर लो तो आपको हो जाएगी, मिल जाएगी, यानी कि आपको पता लग जाएगा, यूज करोगे तो पता लगेगा। जैसे वीएम वे मैंने अभी बताया, तो ये भी यूज करना चाहिए आपको। देखो जब तक यूज नहीं करोगे ना इसको, उस वक्त तक कि आप इसकी गहराई में नहीं जा सकते। इसको खुद से यूज करो, यूज करने के बाद जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, वो फिर आपको कोई भी नहीं समझा सकता। बात समझ में आई। फिलहाल मैं जितनी नॉलेज दे सकता हूँ वो तो मैं दूंगा। तो ये काम होता है भाई, इन दोनों में ये फर्क है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। डॉकर इंजन इसको क्या ओएसबी, गेस्ट का ओएसबी प्रोवाइड कर रहा है। गेस्ट ओएस से मतलब, घबराओ नहीं, ये उन्हीं ओएस की बात हो रही है जो अभी मैंने आपको दिखाए थे अंदर, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट 3 ओएस थे ना, वही ओएस की बात हो रही है। इसमें क्या है, इसमें ये डॉकर इंजन प्रोवाइड कर रहा है, जब ये थोड़ा फास्टर है, ये मिनट्स में काम करता है तो ये मिली सेकंड्स में काम करता है, ठीक है। इसकी स्केलेबिलिटी थोड़ी हाई है, इसकी थोड़ी लो है, लो तो नहीं बोलेंगे लेकिन इससे थोड़ी सी कम है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला, अगर कोई बात है, कुछ पूछने वाला हो यहाँ तक, कुछ भी ऐसी कोई कंफ्यूजन, तो आप मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आ जाओ, VRFS। अब देखो VRFS, ये पता है क्या है असल में। VRFS का क्या काम है ये देख लो। VRFS की फुल फॉर्म अगर आप देखो ना, तो क्या है, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है। अगर आप ये इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, वर्चुअल, वर्चुअल का मीन्स क्या होता है, वो हर वो चीज जो वर्चुअली हो, मैंने बताया ना, देखो वर्चुअल बोलते हैं अनबाउंडेड, अनबाउंड्री को। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा कोई आउट ऑफ कंट्री है ना, तो वहीं से वो वर्चुअली काम करके दे सकता है आपको, यानी कि वो कोई बाउंड्री नहीं है ना। आपको ऑफिस आके काम नहीं करना है, या आपको किसी और स्ट्रक्चर में आके काम नहीं करना, आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी आप उसको एक्सेस करके काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। जैसे कि आपका अपवर्क हो गया, वो वर्चुअली काम करवाता है आपसे, ठीक है। राउटिंग किसको बोलते हैं, राउटिंग देखो, राउटिंग रूट से निकला है, हर वो चीज जो आपको रूट डिफाइन करे वो उसको बोलते हैं राउटिंग। फॉरवर्डिंग फॉरवर्ड से निकला है, जो कि फॉरवर्ड करे, यानी कि राउटिंग बोलते हैं आपका पाथ, जो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते को देखना, उसकी, अगर उस रास्ते में कोई मसला है तो उस रास्ते को बताना, ठीक है, सही रास्ता ढूंढ के देना, शॉर्ट पाथ निकाल के देना, ये राउटिंग का काम है। फॉरवर्डिंग का क्या काम है, जब वापसी हो रही हो तो उसको, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे किस रास्ते से वापस आना है, तो वो रास्ता बताना, ये रास्ता सही है गलत है, यहाँ से मुझे यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई, ये सिक्योर है मेरे लिए, या फिर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे इजाजत है जाने की, ठीक है, परमिशन है, तो ये चीज फॉरवर्डिंग। अगर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के बारे में नहीं पता तो मेरे प्रीवियस कोई तीसरे चौथे उसमें मैंने कंपोनेंट्स के बारे में, पहला बल्कि मेरा था, उसमें मैंने राउटर्स के बारे में पढ़ाया था, उसमें जाओ, उसमें मैंने सही तरीके से इसको बताया कि ये क्या काम करता है, ठीक है। अब क्या है आपका, इसके बाद है डिफाइनिंग RFS, ठीक है। RFS का क्या है, RFS का मैंने फुल फॉर्म बता दी, देखो जो फुल फॉर्म है वहीं से पूरा मतलब निकलता है। RFS का काम क्या होता है, ये इनेबल करता है मल्टीपल वर्चुअल राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं भाई, सिंपल मैं बात करूं ना, ये राउटर्स की बात कर रहे हैं, विद इन अ सिंगल फिजिकल राउटर।
एक फिजिकल राउटर में आप वर्चुअल राउटर्स को या वर्चुअल राउटिंग टेबल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं? मैं समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। देखो बात सुनो मेरी, बात इतनी सी है कि अब अगर मैं यहां से अपना पैकेट ट्रेसर ऑन करता हूं, ओपन करते हैं पैकेट ट्रेसर ना, ताकि यहां से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो भाई, अब मेरा अगर पैकेट ट्रेसर ऑन होने तो यहाँ पे एक एक्टिविटी थोड़ी सी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में तो आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वरना फिर फायदा, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें पता है क्या बात है, मैं दो तरह के स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले तो। एक बनाते हैं विदाउट आरएफएस वाली, ठीक है, और एक बनाते हैं आरएफएस वाली। ये बनाते हैं विदाउट, ठीक है। और राउटिंग, सॉरी, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग, ठीक है। और एक बनाते हैं विद वी आर एफ एस। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना, ये एक कंपनी है, ये एक स्ट्रक्चर है कंपनी का। अब मुझे ये सेम कंपनीज हैं और दो अलग अलग माइंड या अलग अलग लॉजिक या मेथड के थ्रू बनाया जा रहा है। एक में मैंने विदाउट आरएफएस के थ्रू बना रहा हूँ, एक में आरएफएस। अब मुझे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ, ठीक है। इसमें भी यही करते हैं, एक यहाँ, एक एक इधर, और एक इस तरफ, और एक यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या इसमें, अब मेरे पास ना, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैंने इस डिपार्टमेंट में एक राउटर लगा दिया, इसमें चलो इन दो को एक राउटर लगा के दे देते हैं। ठीक है भाई, एक राउटर तुम ले लो, एक राउटर तुम ले लो, तुम, या चलो इनको दे देते हैं, एक राउटर अलग से इसको दे देते हैं। ये कितने राउटर होगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक राउटर लगाता हूँ। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई मेरी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो बात सुनो, अब मैंने यहाँ पे तीन तीन राउटर्स क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे मैं आरएफएस को, इसको यूज ही नहीं कर रहा मैं, इस मेथड को। यहाँ पे मैं आरएफएस को यूज कर रहा हूँ। तो अब मुझे एक चीज आप बताओ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ज्यादा जो मेरा कॉस्ट जो लगेगा वो किस में लगेगा, इस वाले स्ट्रक्चर में या इस वाले स्ट्रक्चर में? या ज्यादा अगर मेरी मेहनत लगेगी इस स्ट्रक्चर में लगेगी या इस स्ट्रक्चर में लगेगी? या फिर मेरी जो फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, वो इस पे ज्यादा होगी या इस पे ज्यादा होगी? तो अगर देखा जाए तो टोटली मैं इसमें फायदे में रह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक राउटर, अगर एक राउटर में कोई मसला आया फटाफट सेट हो गया। अगर एक राउटर में कोई भी इशू आ जाता है तो हम यानी कि इसको कर सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंट राउटर्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, फिर मेंटेनेंस अलग, फिर जो स्ट्रक्चर बनवाया वो अलग, फिर उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसमें रिड्यूस होगा ना वन वाले में। तो ये है भाई, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आप सोच रहे होगे कि भाई जो काम तीन राउटर से होने वाला है तो यहाँ एक राउटर से कैसे हो रहा है? ये चीज समझाने वाला हूं मैं कि एक राउटर से कैसे हो रहा है। अब आ जाओ, आरएफएस क्या कर रही है, एक राउटर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल राउटिंग टेबल्स को क्रिएट कर रही है। यानी कि एक राउटर के अंदर ना, इस राउटर में, एक राउटर में एक राउटिंग टेबल होता है जो कि आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? लेकिन हम आरएफएस को अगर हम यूज करें ना, तो इसके अंदर मल्टीपल यानी कि
तीन चार हम क्या कर सकते हैं, आरएफएस को राउटिंग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं अगर हम तीन राउटर्स की जगह एक राउटर को यूज करना चाह रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? यहां तक कोई मसला है? ये होता है भाई, ये इसका क्या है, बेनिफिट है। प्रोवाइडिंग नेटवर्क सेगमेंट्स एंड इनहेंस, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है इसका, ये देख लो। इसका बेनिफिट ये है कि वीआरएफएस क्या करता है, यूज होता है लार्ज स्केल नेटवर्क्स में। हाँ ये है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा राउटर्स के इस्तेमाल होता है ना उसमें। सर्विस प्रोवाइडर एनवायरनमेंट टू पार्टीशन नेटवर्क रिसोर्सेज, उसको क्या करता है, पार्टीशन बनाता है। दे ऑफर इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, मैंने क्या कहा था अभी, यही बात बताई थी। नेटवर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, ज्यादा झंझट नहीं होती। एक राउटर, एक ही सिंपल मेंटेनेंस भी एक ही राउटर की, मसला भी सारे एक ही राउटर के, एक ही राउटर को कॉन्फ़िगर करो, जान छोड़ाओ। एफिशिएंट यूज होता है भाई राउटिंग रिसोर्सेज में, तो ये होता है इसका फायदा वीआरएफएस का। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसको यानी कि कॉन्फ़िगर करना है तो आपको यहाँ पे मैंने कुछ यानी कि पूरा इसके स्टेप्स बताएं किस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने राउटर्स में। तो सबसे पहले अपना पैकेट ट्रेसर आप खोलें, पैकेट ट्रेसर में अपना राउटर लें। आप कोई भी दो होस्ट ले लें, क्योंकि दो होस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि सेंड और रिसीव का भी तो पता लगे। दो ही होस्ट में आपस में वो कम्युनिकेट होती है, एक आपस में तो बोल नहीं सकता, खुद से पागल ही होगा वो। अच्छा, तो और क्या होता है, होस्ट पता है ना किसे कहते हैं, आपकी जो एंड डिवाइसेस है। इसके बाद क्या है, आपके राउटर की आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे। याद है, ये चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी। अगर पिछले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो इस चीज का नहीं पता होगा, किस तरीके से इंटरफेस पे जाके आईपी प्रोवाइड करते हैं और उसको शट डाउन की कमांड क्यों देते हैं, सब बताया था ये मैंने। अब वीआरएफएस को किस तरीके से करना है, ये करने के बाद आपने ना आईपी दे दी, आईपी देने के बाद आपने अपने वीआरएस को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो ये है वीआरएफ की, ये जो वीआरएफ ए लिखा हुआ है ये नाम है, ये कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है इसको, ठीक है, ये नाम दिया हुआ है। तो देखो ये 1:1 लिखा हुआ है, RD1:1। इट्स मीन डेट जो आपका यानी कि वीआरएफ के अंदर जो आप मशीन सॉरी राउटिंग टेबल को क्रिएट कर रहे हो, ये बता रहा है कि जो पहला है और एक में एक और राउटिंग, यानी कि जो पहला वाला है उसके अंदर एक और राउटिंग टेबल को क्रिएट कर दो। सही है, फिर उसी में आपने क्या करना है, बताना है कि भाई इस इंटरफेस पे वीआरएफ तो आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद उसको रूट नेम भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है इस वाले इंटरफेस पे भाई इस पे फॉरवर्डिंग कर दो भाई, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है राउटिंग चलाना है या फॉरवर्डिंग चलाना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं करके कुछ भी नहीं बता रहा है क्योंकि हमारा ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं है, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये फंडामेंटल्स थी, थोड़ी बहुत मैंने एक्टिविटी इस वजह से करवा दी कि आपको समझ में आए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ आगे है, वो हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बनाया इन्होंने VRF-B के नाम से, इसको 2:2 का रूट दे दिया। इसका इंटरफेस सेलेक्ट किया, देखो इसका अलग है इसका अलग है। दो इंटरफेस पे आईपीस लगाई थी ना हमने, टू डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम होता है, पता है ना, राउटर्स पे। तो उसको फिर बता दिया भाई इसकी फॉरवर्डिंग है, ठीक है, उसको डिफाइन किया। तो ये हमारा यानी कि बन गया, यानी कि अब हम एक के अंदर एक हमारा इंटरफेस बन चुका है, सॉरी राउटिंग टेबल इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। इससे क्या फायदा है, यानी कि ये किया जो है ऊपर, इससे फायदा क्या है। अब मुझे फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इंस्टॉल करवाना है इसमें, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक पे OSPF हो जाए, एक पे जो है ना कोई दूसरे हो जाए, ठीक है, एक पे कोई दूसरा हो जाए, यानी कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को मैं यूज कर सकता हूँ। हमारी जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें उसको मैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी यूज कर सकता हूँ इस पे, यानी कि ये बड़े लार्ज नेटवर्क के लिए होता है। किसी दिन में कोई बड़ा प्रैक्टिकल हो, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, वो करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने ये प्रोवाइड इस वजह से किया है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि बाकी में ऐसा होता है या नहीं होता है, सिर्फ ये किताबी बातें हैं। तो ये चीज मुझे समझानी थी आपको, ठीक है। सो आज का लेक्चर इतना ही था और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।